Good morning, students. Today we will study the variation of electrode potential with concentration and temperature, और इसी को बोलते हैं जो नर्स्ट इक्वेशन है वो। कल बेटा हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और एनोड हाफ शेल क्या होती है, कैथोड हाफ शेल क्या होती है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर्स कल हमने स्टडी किए थे। 3 फैक्टर्स थे मेनली, उनमें नेचर ऑफ मेटल एंड देयर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें से 2 जो फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और ये जो दोनों वेरिएबल फैक्टर हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो वेरिएशन आता है वो ही हमें आज स्टडी करना है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है, और उससे जो इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन को बोलते हैं जो नर्स्ट इक्वेशन है वो। तो हम डाटा उठाते हैं कहाँ से, जो थर्मोडायनेमिक्स है वहां से। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ क्यू। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। आर क्या है, गैसियस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। और ये जो क्यू है ये क्या है, हमारा रिएक्शन कोशेंट है, मतलब जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट। तो ये डाटा हमने कहाँ से लिया है, ये डाटा हमने लिया है जो थर्मोडायनेमिक्स है वहां से। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि जो यूजफुल वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम का वो किसके इक्वल होता है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि जो यूजफुल वर्क डन है वो किसके इक्वल है, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिक्रीज हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस डेल्टा जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में जो यूजफुल वर्क डन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और चार्ज वहां पे कितना फ्लो कर रहा है, वो चार्ज क्या होता है, NF, जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है। F क्या होता है, जो फेराडे है या कुलम्स में जो चार्ज वहां पे प्रेजेंट होता है वो, इनटू क्या होगा, पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, NFE। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फेराडे है। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, दिस वन। अब अगर हम लेके चले मैक्सिमम जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, तो जो मैक्सिमम वर्क डन है वो क्या होगा, NFE नोट। यहाँ पे E नोट जो है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और हमें यहाँ से पता है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, जो डेल्टा जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, उसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा जी है वो किसके इक्वल होगा, माइनस NFE, या फिर डेल्टा जी स्टैंडर्ड जब क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होता है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस NFE नोट। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको अगर हम पुट करें किसमें, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NFE इक्वल्स टू E नोट शेल प्लस लॉग ऑफ, मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस वन। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को हम बोथ साइड किससे डिवाइड कर दें, NF से। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय NF ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करो, माइनस E इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, माइनस E नोट प्लस 2.303 RT अपॉन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू E नोट माइनस 2.303 अपॉन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्या है, हमारी नर्स्ट इक्वेशन।
दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीबीएसई जो बोर्ड है वहाँ पे न्यूमेरिकल जो आता है 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से पक्का आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर हम वैल्यूज पुट करें, किसकी वैल्यूज, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए हमारे पास वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहेंगे। F फैराडे की वैल्यू फिक्स होती है 96500, हमने पहले भी पढ़ा है। R जो गैसेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू भी क्या होती है 25 डिग्री सेल्सियस। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया था, E जो है, E आपका E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ई नोट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें। अब ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं, तो उसमें मैंने बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन में एक आता है जो आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर आयन कंसंट्रेशन। अगर वहां पे हम कोई गैस ले रहे हैं देन वहां पे उसका हम प्रेशर लेते हैं, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए। एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड, अगर हमारे पास जैसे हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड फॉर्म में वहां पे है, देन उनके लिए क्या होता है, वहां पे उसकी जगह पे हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। कोई भी सॉलिड या लिक्विड आ रहा है तो उनकी जगह पे हम क्या लेके चलेंगे, यूनिटी 1 लेके चलेंगे। और अगर टेम्परेचर की हम बात करें, वहां पे टेम्परेचर क्या लिया जाता है, रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हो 298 केल्विन। अगर वहां पे मेंशन नहीं है टेम्परेचर उस कंडीशन में, तो ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या आई है हमारी, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस log ऑफ P अपॉन R। आपको पता है R गैसेस कांस्टेंट है, वैल्यू 8.314, T टेम्परेचर 298 केल्विन, F जो फैराडे है कितने के इक्वल होता है, 96500 कूलम्स। ये वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन रिएक्शन से हमें पता लग जाएगा, जो भी एनोड हाफ शेल पे रिएक्शन हो रही है, कैथोड हाफ शेल पे जो रिएक्शन हो रही है, उससे लॉग ऑफ अपॉन आर। ये हर जगह न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला यूज होता है हर जगह। अब हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है, आगे हमें क्या स्टडी करना है। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, जो हाफ शेल है वो कि एनोड हाफ शेल है या फिर कैथोड हाफ शेल है, उन पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है कि शेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नर्स्ट इक्वेशन फॉर द हाफ शेल, और उन हाफ शेल के लिए वो जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या रहेगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 हाफ शेल होती हैं, एक एनोड हाफ शेल होती है और एक क्या होती है आपकी कैथोड हाफ शेल होती है। हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल लेके पहले हमें जो नर्स्ट इक्वेशन है वो स्टडी करनी है एनोड हाफ शेल के लिए, उसके बाद कैथोड हाफ शेल के लिए, उसके बाद हम कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है वो, और उनके लिए हम क्या करेंगे, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जो एनोड हाफ शेल है वो आपको पता है कि जो एनोड हाफ शेल है वो कौन सी होती है, वो शेल होती है जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको आप AHC एनोड हाफ शेल बोल सकते हो। और आपको पता है कि जो एनोड हाफ शेल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, और ये कौन सा टर्मिनल होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको आप किससे याद रख सकते हो, जो लोन है उससे याद रख सकते हो। L मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगी, O मतलब वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, A मतलब क्या है, वो एनोड है, और N का मतलब है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो एनोड हाफ शेल है, अगर हम एग्जांपल लेके चले किसका, कि हमने जिंक लिया है और जिंक रोड को किस में डिप कर दिया है, जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें हमने डिप कर रखा है। ये जिंक है और यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है।
अब यहाँ पे आपको पता है कि एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ये जो जिंक है ये किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे, और जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये हमने कल भी स्टडी किया था। तो जिंक सॉलिड जो इलेक्ट्रोड है वो किस में आएगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस फॉर्म में, और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज। तो जितने इलेक्ट्रॉन वहां पे रिलीज हो रहे हैं वो क्या होता है, एन का नंबर होता है। तो एन वहां पे कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, या फिर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और जो नर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, दिस वन, ये नर्स्ट इक्वेशन है, ये हमें अप्लाई करनी है। या फिर ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही है, जो जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो उस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब है जो जिंक है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक 2 पॉजिटिव में। ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोट जिंक चेंजेस इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। और एन की वैल्यू आपके पास कितनी आई हुई है, यहाँ पे 2 है। क्लियर। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे क्या है, दिस वन, सॉरी, प्रोडक्ट क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और जो रिएक्टेंट है वो आपका क्या होगा, जिंक सॉलिड। सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ये जो हमारा डाटा है ये हम किस में पुट कर सकते हैं, जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर सकते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन हाफ शेल के लिए AHC एनोड हाफ शेल के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी, E इक्वल्स टू माइनस अपॉन एन है हमारे पास 2 लॉग ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट है जिंक 2 पॉजिटिव आयन अपॉन जिंक। क्लियर है। और स्टैंडर्ड कंडीशन जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि जब भी कोई सॉलिड हम लेते हैं, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमारे पास क्या है, सॉलिड है, दिस वन। तो सॉलिड के लिए हम वहां पे क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। सो हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, अगर Zn सॉलिड है आपका, Zn सॉलिड की जगह पे आपको क्या लेना है, 1 पुट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, Zn 2 पॉजिटिव इक्वल्स टू E नोट 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ये आपकी जो हमने एनोड हाफ शेल ली थी उसके लिए क्या आई है, नर्स्ट इक्वेशन आई है। नर्स्ट इक्वेशन जो हमने अप्लाई की थी। अब यहाँ से अगर वो क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास क्या है, ये आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया था कि ये जो जिंक रोड है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, और किसकी फॉर्मेशन करा रही है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की। मतलब सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। और ये जो आयन कंसंट्रेशन है अगर इंक्रीज होगी तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं देन द टर्म विद नेगेटिव साइन इज इंक्रीज, ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये इंक्रीज होते ही क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है हमारा किसके लिए, AHC के लिए, एनोड हाफ शेल के लिए, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब डिक्रीज हो रहा है, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जब भी आयन कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास आयन्स कौन से थे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पे सॉल्यूशन में क्या आ रहे हैं, आयन्स वहां पे आ रहे हैं, मतलब आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे ही आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उस AHC के लिए, एनोड हाफ शेल के लिए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें कि जो AHC है उसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है, एनोड हाफ शेल है हमारी, एनोड हम लेंगे, जो भी एनोड हमने ली है सॉलिड फॉर्म में, देन ये क्या होता है, सेपरेशन ऑफ फेजेस, देन हम क्या लेते हैं, एनोड हाफ शेल
इलेक्ट्रोलाइट। एनोड आपकी क्या थी, सॉलिड। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने जिंक का लिया था, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे जिंक सॉलिड है। सेपरेशन ऑफ फेजेस, एनोड हाफ शेल इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो आयंस वहां पे बने, और आयंस हमारे पास क्या बने हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस वहां पे बने थे, ये एक्वस फॉर्म में थे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसके लिए है, AHC के लिए, एनोड हाफ शेल के लिए। तो ये एनोड हाफ शेल के लिए आपकी लास्ट इक्वेशन थी कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्दर इनको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी हाफ शेल आएगी वो होगी कैथोड हाफ शेल, वो हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।